आइटम नंबर 16, माननीय रेल मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं सभी सम्मान्य सांसदों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कल देर शाम तक बड़े उत्साह के साथ बड़ी गहराई में रेलवे की वर्किंग के बारे में, रेलवे के कामकाज क्या अच्छा हो रहा है, क्या सुधार हो सकता है, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है, डिमांड्स हैं, उसके बारे में बड़े विस्तार से कल चर्चा हुई। ये भी ध्यान में आता है उसमें कितना रेलवे का संबंध पड़ता है हर एक मान्य सांसद के क्षेत्र के साथ। ये भी ध्यान में आता है कि कई सांसद बहुत रुचि लेते हैं रेलवे के काम में, और मैं सभी माननीय सांसदों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो विषय आपने कल उठाए, जो विषय कल लगभग 53 मान्य सांसदों ने अपने अपने विषय उठाए थे, और मान्य सभापति जी आपको जान के खुशी होगी और आपके माध्यम से सभी मान्य सांसदों को, कल देर रात तक बैठ के हमारे सभी अधिकारी, लगभग मुझे लगता है रात भर ही बैठे होंगे क्योंकि सुबह तो मैं रिव्यू कर रहा था, उन्होंने हर एक 53 के 53 एमपी ने जो पॉइंट्स उठाए वो सब क्रमशः नोट किए थे। हर एक का जवाब सामने है, और 1 बजे के बाद बहुत अच्छा, ये अपेक्षा थी। धन्यवाद सभापति जी। और 2 बजे के बाद अगर आप तुरंत एक एक विषय का भी कोई जवाब चाहें तो मेरे कमरे में आ जाएं, तो 2 बजे के बाद एक एक माननीय सांसद का जवाब भी साथ में मैं दे पाऊंगा। वैसे तो पिछली बार 2018 में डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर चर्चा दोनों सदनों में हुई थी, तब 174 माननीय सांसदों ने लोकसभा में चर्चा की थी, 100 तो हाउस में, बाकियों ने ले किए थे अपने रिटन स्पीचेस। राज्यसभा में 30 माननीय सांसदों ने अपनी बात रखी थी। मुझे आज खुशी है आप सबके साथ शेयर करते हुए सभी के सभी 204 माननीय सांसदों को उनके विषयों का जवाब गया। यथासंभव जो काम हो सकता था वो करने की हमने पूरी कोशिश की। लगातार सांसदों के साथ मेरा संपर्क बना रहता है, और मैं इस संसद की गरिमा समझता हूँ। माननीय सांसद इतनी मेहनत करते हैं, इतना तैयारी करके आते हैं, इतनी अपने विभाग की समस्याओं को हम सबके समक्ष रखते हैं, तो मैं संसद की गरिमा बढ़ाने के हेतु और आप सबके सम्मान हेतु प्रयत्न कर रहा हूं कि भारतीय रेल एक वास्तव में भारत के भविष्य के लिए एक इंजन फॉर ग्रोथ, एक अर्थव्यवस्था हो, यात्रियों की सुविधा हो, हर विषय में एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी मिनिस्ट्री बने जो संवेदनशीलता के साथ आप सबकी मांगों को भी सुने, देश की जरूरतों को पहचान करे, और आगे चल के जो यात्रियों की अपेक्षाएं हैं, सुरक्षित सुगम यात्रा मिले, जो उद्योग जगत की अपेक्षाएं कि उनको अपनी मालगाड़ी के माध्यम से जल्दी सामान पहुंचे, अर्थव्यवस्था को बल मिले, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने रेलवे के बारे में एक अलग ही सोच के साथ, एक अलग दृष्टिकोण के साथ गत 7 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके अगुवाई में, उनकी दूरदृष्टिता की सोच को ध्यान में रखते हुए हमने काम करने का प्रयत्न किया, जिससे समाज के हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, उद्योग हो, एमएसएमई सेक्टर हो, हर सेक्टर को कैसे हम सुविधा पहुंचा सके और रेलवे सभी के जीवन में एक प्रकार से नए उमंग के साथ पेश आ सके, नए उत्साह के साथ रेलवे के प्रति सबका सोच, सबकी देखने का दृश्य बने। वैसे तो पहले जिस प्रकार से काम चलता था उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, पर कई माननीय सांसदों ने कहा हमारा प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, उस बजट में सैंक्शन हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ। तकलीफ माननीय सदस्य समझेंगे और मैं आपके माध्यम से थोड़ा इसकी जानकारी देना चाहूँगा
कि तकलीफ वहीं पे थी, किस प्रकार से रेलवे का काम करने का ढंग और उसके हिसाब से कैसे रेलवे में परेशानियां बढ़ी, कैसे रेलवे में काम की स्पीड भी कम हुई और काम जिस प्रकार से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। समस्या थी कि पैसा निवेश बहुत कम रहता था। अलग अलग रेल मंत्री अपना बजट पेश करते थे और बजट में जो कहा और जो निवेश उपलब्ध हुआ मेन बजट में, इन दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। यानी लोगों की अपेक्षाएं थी कि अनाउंस हो गया, लेकिन वास्तविकता थी कि ना जमीन है हाथ में, ना अप्रूवल्स है, कोई वाइल्ड लाइफ के थ्रू प्रोजेक्ट जा रहे हैं, पैसा कम है और आस्ते आस्ते करके ये स्थिति हो गई कि घोषणाएं के ऊपर घोषणाएं होती गई। और थोड़ी जानकारी मैं जब बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी किस प्रकार से घोषणाएं होती थी, किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाता था। पर अगर हम निवेश को देखें तो अध्यक्ष जी 2004 से 9 के बीच कुल निवेश 5 वर्षों में लगभग 1.25 लाख करोड़ हुआ, यानी 25,000 करोड़ औसतम हर वर्ष निवेश हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेफ्टी के अलग अलग कामों में। 2004 से 9 के बीच उसको बढ़ा के 2,50,000 लगभग 9 से 14 के बीच बढ़ा के 2,30,000 करोड़ कर दिया गया, जो औसतम होता है 45,000 करोड़ रुपए हर वर्ष। तो यानी 25,000 करोड़ से बढ़ा के 45,000 करोड़ औसतम रेलवे पे निवेश होता था। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है और शायद ये इसलिए भी संभव हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने स्वयं अपना बचपन एक रेलवे स्टेशन पे बिताया, एक रेलवे स्टेशन पे अनुभव लिए किस प्रकार से रेल हर व्यक्ति के जीवन को छूती है, कितना महत्वपूर्ण काम करती है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार रेलवे पे विशेष ध्यान देते हुए 2014 से 19 के बीच लगभग 5 लाख करोड़ रुपए, यानी औसतम 1 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष निवेश किया रेलवे में, 2 गुना। पर आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। 2019-20 में इसको बढ़ा के लगभग 1.5 लाख करोड़ कर दिया गया और हाल में अब जो बजट हम सबके समक्ष है, जिसकी चर्चा के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, बजट 2021-22 में 2,15,000 करोड़ का निवेश भारतीय रेल को देने का ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 2,15,000 करोड़ रेलवे में निवेश के लिए हमें उपलब्ध कराए हैं और उसी के कारण आगे के लिए हमने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किस प्रकार से काम को तेज गति दी जाए उस पर विचार किया और एक रेलवे को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए, भविष्य के लिए देश को तैयार करने के लिए रेलवे अपना आहुति दे, उसके लिए एक नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार किया गया। लगभग 2-2.5 वर्षों तक हर एक कोने कोने तक देश के चप्पा चप्पा में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको देखा, क्या आवश्यकताएं उसको देखा, कहाँ जमीन मिल सकती है नहीं मिलती है क्या है, उस सबको देख के एक प्लान बनाया और इस प्लान के हेतु जो काम तेज गति से होने चाहिए, जिसकी बहुत अति आवश्यकता है, उसको सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स बनाया। लगभग 68 प्रोजेक्ट्स को सुपर क्रिटिकल श्रेणी में रखा, 58 प्रोजेक्ट्स को क्रिटिकल प्रोजेक्ट सेकेंड फेज। और लगभग मापदंड क्या था, क्या जमीन हमारे पास उपलब्ध है पूरी तरीके से, क्या राज्य सरकार सहयोग दे रही है, सब क्लियरेंसेस अप्रूवल्स हैं कि नहीं है। कई प्रोजेक्ट 70-80% खत्म हो गए लेकिन पैसे के अभाव में कई वर्षों तक लटके रहते थे, उनको प्राथमिकता दी। कुछ जरूरतों को ध्यान में रखा कि पोर्ट से कनेक्टिविटी, कोयले से कनेक्टिविटी, आखिर आज देश में 24 घंटे अगर बिजली मिलती है, देश के कोने कोने में आज बिजली की किधर कमी नहीं है, तो उसमें कोयला भी पहुंचना उतना ही अति आवश्यक है। तो कोयला के रूट्स हों,
पोर्ट कनेक्टिविटी हो, स्टील इंडस्ट्री में हमने बहुत प्रगति की, तो स्टील इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, आयरन और कोयला, उसको प्राथमिकता दी। किसानों को प्राथमिकता दी गई कि किसान का उपज कहाँ जाना आवश्यक है, तो किसानों के लिए अगर कोई रूट है तो उसको प्राथमिकता दी। अलग अलग प्रकार से बड़ी सोची समझी रणनीति से, बजाय के पैसा जो उपलब्ध है उसको 500 प्रोजेक्ट में बांट दो, हमने कोशिश की कि उसको प्रोजेक्ट वाइज जो चीजें जल्द से जल्द खत्म हो सके, जनता की, उद्योग की सेवा में आ सके, उस पर विशेषकर पैसा ज्यादा दिया। और साथ ही साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चले, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। माननीय गिल साहब ने जब डिबेट शुरू की, उन्होंने अमृतसर स्टेशन का जिक्र किया। अब देश में करीब 8000 स्टेशन है माननीय सभापति महोदय। 8000 स्टेशन को हमने तो देख लिया, 168 साल पुरानी रेलवे है। किस हालत में थे रेलवे स्टेशन अधिकांश आज से 8-10 साल पहले, आप सब याद करिए। आज रेलवे के पास जो सुविधा थी उसके हिसाब से हमने काफी स्टेशनों में सुधार की कोशिश की, एलईडी लाइटिंग लगा दी, एयरपोर्ट की तरह लाइटिंग हो गई, काफी वेटिंग रूम्स बन गए अच्छे, एस्केलेटर्स तो अभूतपूर्वक लगे हैं, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, कोई टॉयलेट के बगैर स्टेशन नहीं है आज, सब स्टेशनों पे टॉयलेट लग गए। मैं समझता हूं हर एक में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाए, और दिव्यांगों के लिए भी हम टॉयलेट्स बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, बढ़ाने की। लेकिन अगर हमें अति आधुनिक स्टेशन बनाने हैं जो विश्व स्तरीय हो, तो आप सोचिए कितने लाखों करोड़ रुपए लगेगा। हमने अमृतसर का सर एक प्लान बनाया है, 230 करोड़ रुपए के निवेश पे अमृतसर रेलवे स्टेशन एक अति आधुनिक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, जो एक गर्व होगा जब कोई व्यक्ति गोल्डन टेम्पल जाएगा तब उसको गर्व होगा कि मैं अमृतसर स्टेशन पे उतरा। ऐसा स्टेशन हमने तय किया है और उसका आरएफपी भी बन गया है, जल्दी उसको हम इशू करने जा रहे हैं। ऐसे हमने लगभग 50 स्टेशनों के बड़े अच्छे डिजाइन्स, मॉडर्न डिजाइन्स, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का तो लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश से एक इतना अच्छा रेलवे स्टेशन, नई लाइनें आ सके, उसमें कोई आपको घंटों नहीं लगे अंदर बाहर जाने के लिए, पूरा फ्लाईओवर सिस्टम से आप सीधा बाहर कनेक्ट हो जाएं मेन हाईवेज के ऊपर, एक बड़े रूप में रेलवे का विस्तार हो, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो। और मैं समझता हूं उसमें अगर निजी निवेश भी आए तो देश हित में, यात्रियों के हित में। अगर हमें नए डीएफसी बनाने हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और माननीय निर्मला जी ने अपने भाषण में बताया बजट में 3 नए डीएफसी का हमने काम शुरू किया है, उसकी डीपीआर बनाने का। अब जो डीएफसी अब लग रही है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये 2 सरकार बना रही है। इसका काम आज से 15 साल पहले शुरू हुआ अध्यक्ष महोदय, 15 साल पहले 2004-5-6 में लगभग शुरू हुआ, 8 में अप्रूव हुआ। 14 तक मात्र 10,000 करोड़ रुपए निवेश हुए थे, मात्र 10,000 करोड़। हमने 14 से 19 के बीच 40,000 करोड़ निवेश कर दिया। अब निवेश नहीं होगा तो प्रगति कैसे होगी? और जहां तक मुझे ध्यान है इस वर्ष तो शायद 14,000 या 16,000 करोड़ रुपए डीएफसी के ऊपर निवेश करने के लिए मंजूरी मिली एक ही वर्ष में, और अगले वर्ष में
मुझे उम्मीद है एक दो छोटे समस्याएं, एक कोर्ट में केस चल रहा है जमीन के ऊपर, एक मुंबई के पास JNPT पोर्ट में हमें महाराष्ट्र सरकार की मदद चाहिए 3200 लोगों का पुनर्वास करने के लिए, दोनों के लिए हमने पैसे भर दिए। अगर वो मदद मिल जाए तो जब भारत 75 वर्ष आज़ादी के मनाएगा तब दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न चालू हो जाएंगे जो वर्षों से लटके पड़े। लेकिन क्या 17 वर्ष लगने चाहिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को? उसके बदले अगर सरकार जमीन अधिग्रहण कर ले, सरकार जमीन लेके इसको बिड आउट कर दे, तो निजी क्षेत्र अपनी एफिशिएंसी भी लाएगा, निजी क्षेत्र अपने निवेश भी लाएगा, जल्द से जल्द उसको पूरा करेगा, सेवाएं देगा। उस सेवा किसको मिलेगी? भारत के उद्योग को मिलेगी, लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी, भारत के उद्योग को गति मिलेगी, तो भारत का GDP जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन पहुंचेगा। आगे चल के हमको अगर एक विश्व स्तरीय ताकत बननी है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे भी नियंत्रण लाना जरूरी है। इस सब में मैं समझता हूं सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर जब काम करेंगे तभी जाके देश का उज्जवल भविष्य बनाने में हम सफल होंगे। और इसी दृष्टिकोण से हमने बहुत सोचे समझे प्रोजेक्ट्स को 2030 तक टेकअप करने का एक नेशनल रेल प्लान बनाया है। कोशिश ये है कि फ्रेट लोडिंग जो है वो 2024-25 तक हम कैसे लगभग 70-80% बढ़ा दें, जिससे साधारणतः सभी के सामान को रेलवे से दूर दूर पहुंचाने में सुविधा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे उद्योग हो, चाहे हमारा पार्सल ही क्यों नहीं हो। आप जब पहली बार MP बन के आए, अगर आप कुछ फर्नीचर लाना चाह रहे थे अपने गांव शहर से दिल्ली, तो आपको सुविधा मिल जाए कि पार्सल में आपने डाल दिया और सस्ते में दिल्ली पहुंच गई। मुझे इसलिए याद है कि जब मैं MP बना और मैंने ट्रक से माल भेजा था अपने घर का सामान, फर्नीचर वगैरह, तो कितना महंगा पड़ा था, पर रेलवे में वही चीज़ आपको 1/3 पैसे में हो सकती है। तो ऐसे जितना हम विस्तार करेंगे तभी जाके देश का भविष्य भी उज्जवल होगा, रेलवे भी आपका एक प्रकार से साधन बनेगा देश की सुनहरे भविष्य के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं 5 प्रमुख विषयों पे आज चर्चा करना चाहूंगा। एक तो हमने कोविड का समय कैसे आपदा को अवसर में बदला, दूसरा ये मालगाड़ियों में कैसे सुधार हुआ है गत 1 साल के अंदर, तीसरा निवेश के लिए जिसका मैंने थोड़ा जिक्र किया, कैसे हम निवेश को समझदारी से करके देश को आगे लेके जा रहे हैं, चौथा आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक कैसा अच्छा भविष्य, नया सुबह, नई सुनहरा सुबह तैयार हो देश के लिए, देश को मिले, और पांचवा पारदर्शिता बढ़ा के ट्रांसपेरेंसी लेवल्स को और कैसे इंक्रीज किया जाए। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो हो रहा है वो है रेलवे का पूरा पुनर्गठन। जो रेलवे का सिस्टम सालों साल से चलते आ रहे हैं, 8 सर्विसेज सब एक दूसरे से के अंतर विरोध में तकलीफें पैदा होती हैं, उसके कारण कई सारे काम डिले होते हैं, उसको कैसे हम एकजुट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 की कहानी रेलवे के साहस, सेवा, समर्पण और सशक्तिकरण की कहानी है। 168 साल पुरानी संस्था है रेलवे। बहुत सारे आपदाएं आई, स्पेनिश फ्लू तक इस रेलवे ने देखा है। एक जमाने में तो रेलवे कहा जाता है कि स्पेनिश फ्लू मुंबई पोर्ट में आने के बाद पूरे देश में जो फैला वो रेलवे के माध्यम से फैला। उसके बदले इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच इतनी करेक्ट थी, इतनी परफेक्ट थी, समय पे लॉकडाउन किया। कई लोग आलोचना करते हैं कि अरे तब तो से 250 या 500 लोग कोविड से पीड़ित थे, आपने क्यों लॉकडाउन किया? आप कल्पना करिए वो लॉकडाउन नहीं किया होता तो रेलगाड़ियां दिन रात चल के कैसे इस कोविड की महामारी को देश के कोने कोने तक पहुंचा देती, और कैसे आज देश के 6 लाख गांव तक कोविड पहुंच गया होता अगर रेलवे बंद नहीं की होती। समझदारी से उसको बंद किया, और जब जरूरत पड़ी तो हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने के लिए
करीब करीब 4,600 स्पेशल श्रमिक स्पेशल चला के 60 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाया। आपको जान के आश्चर्य होगा, श्रमिकों के लिए हमारे आरपीएफ के सब जवान वगैरह दिन रात उन ट्रेनों में हर डब्बे में रहते थे। 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ मील्स खाना भोजन 2 करोड़ भोजन मुफ्त में श्रमिक स्पेशल में रेलवे ने दी। 2 करोड़ 16 लाख पानी की बोतलें दी, जिससे श्रमिक स्पेशल्स के माध्यम से सुरक्षित और सुगम तरीके से हमारे भाई बहन घर पहुंच पाए। वास्तव में एक प्रकार से अति आवश्यक जो वस्तुएं हम सबको लगती हैं, आखिर अगर बिजली नहीं होती तो आप सोचिए लॉकडाउन में कितना मुश्किल होता घर में बैठना, बिना बिजली बिना टीवी। देश भर में कोयला देश के कोने कोने तक कोविड काल में पहुंचा, देश के कोने कोने तक फूड ग्रेन्स पहुंचे, अनाज पहुंचा, देश के कोने कोने तक दवाइयां पहुंची, देश के कोने कोने तक फर्टिलाइजर पहुंचा। आखिर ये सब नहीं पहुंचता, क्या संभव होता कि लोग महीनों घर में बैठे हैं? आखिर आपने किधर से भी अनाज की कमी की बात नहीं सुनी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर व्यक्ति तक अनाज पहुंचे और उसका साधन भारतीय रेल बनी, जिसने अनाज पहुंचाया, बिजली घर तक कोयला पहुंचाया। और सबसे आवश्यक बात कि आखिर आज कोविड के बावजूद अगर किसानों की फसल अच्छी हुई है, उल्टे एक ही सेक्टर है जिसमें ग्रोथ है, 3.5% ग्रोथ फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इस देश में, तो फर्टिलाइजर नहीं पहुंचता तो संभव होता क्या? हर किसान की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा सुनिश्चित करो किधर से भी कंप्लेंट नहीं आए। और कहां जमाना था कि खाद फर्टिलाइजर की कमी के लिए गोलियां चलती थी, हाईवे ब्लॉक होते थे। कोविड के समय भी, ऐसे तो 7 साल में कभी दृश्य नहीं हुआ, कोविड के समय भी किधर फर्टिलाइजर की कमी नहीं हुई। और आज किसानों ने इतना अच्छा उत्पादन करके देश को सुरक्षित बनाया, देश की शान बढ़ाई। कोविड की लड़ाई में आखिर रेलवे के भी अफसर अधिकारी कर्मचारियों के परिवारों को डर नहीं था? ऐसा तो नहीं था। आखिर आप सोचिए, पूरे मार्च अप्रैल मई कोविड के बावजूद ट्रेनें चली, अफसर ड्यूटी पे रहे, कर्मचारी ट्रैक्स मेंटेन करते रहे, लोको पायलट ट्रेन चलाते रहे, आरपीएफ के जवान ट्रेनों में रहे। क्या उनके परिवारों को सर कोविड की डर नहीं लगती थी? क्या उनके परिवार वाले नहीं बोलते थे आप क्यों बाहर जा रहे हो? प्रधानमंत्री ने तो लॉकडाउन अनाउंस किया है। लेकिन मुझे आज बहुत गर्व है रेलवे के पूरे परिवार पे। पूरे कोविड के समय एक भी व्यक्ति, एक भी कर्मचारी ने ये नहीं कहा कि मैं काम पे नहीं आऊंगा, मैं ड्यूटी पे नहीं आऊंगा। 2400 घंटे ड्यूटी की, कोविड की बिना चिंता करे। इसमें तो मैं समझता हूं विपक्ष भी कम से कम रेलवे के परिवार को ताली मार के या थपथपा के दाद दे सकता है, कैसे कोविड के बावजूद दिन रात एक करके वो सेवा करने में लगे रहे। हमने कई हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग खोए। मेरा तो खुद का एमओएस माननीय सुरेश अंगड़ी जी को मैंने खोया है। इतने सहज शालीन व्यक्ति थे, इतना स्वभाव उनका अच्छा था, सबके साथ मिलजुल के काम करते थे। मैं आज उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए, रेलवे में काम करते हुए अपने अपने जीवन को गंवाया है। और कई सारे किस्से हैं, आपने पेपर टीवी पे भी पढ़े होंगे। एक आरपीएफ कांस्टेबल भाग रहा है ट्रेन के पीछे एक बच्चे का दूध लेके, क्यों मां ने फोन किया था हेल्पलाइन में कि मेरी ट्रेन में दूध नहीं मिल रहा है, और ट्रेन निकल गई है। जवान भाग के दूध पहुंचा रहे हैं। कहां पे किधर से खबर आई
कि एक दिव्यांग बच्चे के लिए कैमल मिल्क चाहिए था। किसी रेलवे के कर्मचारी ने पढ़ी, पता लगाया किधर मिलेगा, शायद राजस्थान से लेके उसको उड़ीसा या किधर पूर्वी भारत में पहुंचाया गया। अलग अलग प्रकार के किस्से इस पूरे दौरान हमने सुने और वास्तव में मैं समझता हूं ये पूरा देश पूरे इस रेल परिवार का कृतज्ञ रहेगा जिन्होंने इस महामारी के बावजूद देश की सेवा की। कोई मान्य सांसद जी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की थी कि कोविड केयर सेंटर्स जो रेलवे ने बनाए वो क्यों बनाए, या वो अच्छे नहीं थे, या वो सेवा में नहीं आए। जब महामारी शुरू हुई तब जो विश्व का जो दृश्य था, जो डर का माहौल था, जिस प्रकार से कमी थी हमारी सुविधाओं में, उस समय आप सोचिए कि ये कितनी सोची समझी रणनीति थी कि अगर कोविड की महामारी बहुत तेजी से फैलती है, हमारे अस्पताल ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी उनकी कैपेसिटी कम पड़ती है और पेशेंट नहीं ले पाती है। ऐसी परिस्थिति में कोविड पेशेंट को रखेंगे कहाँ? कोविड पेशेंट को घर में रखेंगे तो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो ये माननीय, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरदृष्टता थी, बहुत सोच आगे के लिए थी कि अगर कोविड बढ़ जाए और हमें आइसोलेशन सेंटर्स चाहिए और सरकारी व्यवस्थाएं कम पड़े, तो क्या रेलवे तो बंद थी, पैसेंजर ट्रेन, क्या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आइसोलेशन कोचेस में? इसमें कोई इलाज नहीं हो सकता था, और वैसे भी कोविड का इलाज तो कोई था भी नहीं। छोटी मोटी दवाइयां जो खाते थे, क्या फीवर कम करने के लिए, फैबी फ्लू, बीच में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्योर तो आज तक है ही नहीं ना। क्योर यही है कि उसको अलग करो, आइसोलेट करो और उसका ध्यान रखो, खाना पीना खुराक अच्छी मिले। तो 5,601 कोचेस को कन्वर्ट किया गया कोविड केयर सेंटर्स में, 80,000 बेड तैयार रखे। और देखिए सोच क्या थी, हो सकता है दिल्ली मुंबई में हमें बैठे हुए ध्यान नहीं आती है, पर श्रावस्ती में अगर कोविड फैल जाए, उधर तो इतनी सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन धड़ करके रेलवे में लगा के हम कोविड केयर सेंटर श्रावस्ती तक पहुंचा सकते थे, जिससे वहां भी लोगों को सुविधा मिल जाए। ये सोच थी और कई जगह इस्तेमाल हुई, उत्तर प्रदेश में कई जगह इस्तेमाल हुई। मैं समझता हूं कि टिप्पणी करते हुए हमने जरूर सोचना चाहिए कि आखिर एक प्रकार से सेवा की ही तो कोशिश की गई थी, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। वो इस देश में कोविड महामारी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नेतृत्व करके संभाला कि बहुत ज्यादा ना बढ़े, वो तो उसकी वजह से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक बैकअप था, एक सुरक्षा थी कि कोविड केयर सेंटर्स आइसोलेशन वार्ड के रूप में देश के पास उपलब्ध है। सर, कोविड के समय हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जो वर्षों वर्षों तक कभी बन नहीं पा रहे थे। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसको आपको 2 दिन 3 दिन तक ट्रैफिक ब्लॉक देना पड़ता है, यानी सब रेलवे लाइन वहां पे बंद करनी पड़ती। आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 350 ऐसे प्रोजेक्ट्स खत्म किए गए इस कोविड के दौरान जो शायद कभी हो ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए मैं पश्चिम बंगाल का अगर एक उदाहरण दूं, एक कलकत्ता में 15 रेलवे लाइन को क्रॉस करता हुआ एक आरओबी था, तला आरओबी बोलते हैं उसको। अब 15 रेलवे लाइन को बंद करना, यानी आप कल्पना करिए, कभी संभव है रेलवे में कि हम 15 ट्रैक्स को बंद करके वो आरओबी को डिस्मेंटल कर पाते? लेकिन कोविड का इस्तेमाल करके हमने उस आरओबी को डिस्मेंटलिंग, जो अति आवश्यक था, बहुत बुरे हाल में था, डैमेज था, उसको डिस्मेंटल कर दिया। मैं मुंबई से आता हूं, वहां पे कई जगह पे स्टील गर्डर्स, क्योंकि बारिश ये समुंदर नजदीक होने के कारण खराब हो जाते हैं, करोड़ हो जाते हैं, तो मिट्टी ब्रिज एक माहिम में है,
एक मद्रास गुडूर सेक्शन है जहाँ पे बड़े रूप में कोरोजन हो गया था। इन सब ऐसे सब लंबित कामों को हमने कोविड के दौरान पूरा करके रेलवे को सुरक्षित बनाया, रेलवे के काम को और अच्छा किया। और ये देश भर में मैं बताऊं तो 350 प्रोजेक्ट्स शायद हम सबको किधर ना किधर छूते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। और ये सब सुरक्षा के कामों को बल और निवेश देने के कारण मुझे आज खुशी है कि मार्च 2019 में आखिरी पैसेंजर की मृत्यु हुई थी, वो उस बात का तो नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि 2 साल में मुझे खुशी है कि मार्च 19 से मार्च 21 तक एक भी पैसेंजर की मृत्यु रेलवे के एक्सीडेंट के कारण नहीं हुई। आखिरी जो मृत्यु हुई थी वो मार्च 19 में हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, पहले कई हमारे भाई बहनों को सफर करना पड़ता था, लेकिन अब सेफ्टी पे इतना जोर दिया जा रहा है कि 2 सालों में लगभग एक भी पैसेंजर की मृत्यु रेलवे एक्सीडेंट से नहीं हुई। और इसके पीछे कई सारे काम किए गए हैं। मैंने बताया था, एक आंकड़ा जरा ठीक कर दूं, जो सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स थे वो 58 थे और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स 68 थे, जो मैंने शुरू में नेशनल रेल प्लान के संबंध में बताया था। आपको जान के खुशी होगी, ये जो 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, इसको हम तेज गति देके उसमें से अभी तक 25 को पूरा कर पाए और 31 इस वर्ष के आखिरी तक पूरे हो जाएंगे। सिर्फ 2 रह जाएंगे जो अगले वर्ष पूरे होंगे। इसी प्रकार से 68 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में से 3 पूरे हो चुके हैं। इसको आगे हम 3 साल के अंदर इन सब प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करके पोर्ट कनेक्टिविटी, कोल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए इन प्रोजेक्ट्स का लाभ ले पाएंगे। लगभग 80% मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो चुकी है। 91% सबर्बन ट्रेन शुरू हो चुकी है। पैसेंजर ट्रेन आस्ते आस्ते शुरू हो रही हैं। आप में से कई मान्य सांसदों ने उसके बारे में भी जिक्र किया। मैं उन सब पे संज्ञान लेके जहाँ जहाँ डिमांड हो उसको जरूर पूरा करने में काम करूँगा। लेकिन आपको खुशी होगी कि आज तक 43 रूट्स के ऊपर 377 किसान रेल अभी तक चल चुकी है और लगभग 1.25 लाख टन किसानों की उपज, और इसमें साधारणतः फल, सब्जियां, इस प्रकार की चीज़ें जाती हैं। बहन भारती पवार जी ने कल मुझे पूछा कि नासिक से और डिमांड है, पर किसी ने उनको भ्रमित कर दिया कि एक ही ट्रेन मिलेगी। ऐसा नहीं है बहन, जितनी ट्रेन किसानों को चाहिए, जहां डिमांड हो, ये सरकार भारतीय रेल उसको पूरी तरीके से उपलब्ध कराएगी। माननीय श्री कृष्णा गारू ने आंध्र प्रदेश से कहा टर्मरिक और चिली और स्पाइसेस को किसान रेल में नहीं लेके जाते हैं, वो क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। किसान रेल यानी पूरे बड़े बड़े डब्बे और पूरी ट्रेन है, तो उसको हम पार्सल में लेके जाते हैं। पार्सल बैंक जो होती है उसमें टर्मरिक, स्पाइसेस सब जा रहे हैं रेगुलरली, और अगर कोई बड़ी क्वांटिटी हो तो हम उसको भी किसान रेल में लेके जा सकते हैं, पर साधारणतः इन विषयों में बड़ी क्वांटिटी होती नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने तो पहले शुरू में टमाटो, अनियन और पोटैटो, टमाटर, प्याज और आलू तीनों पे 50% किराए में भी छूट दी थी, और अब उसको बढ़ा के सभी फल सब्जियों में 50% छूट दे दी गई है किराए में, जो किसान रेल से जाते हैं। वैसे तो एक मजेदार बात माननीय स्पीकर साहब मुझे कल ही बता रहे थे कि फूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, उन्होंने उसको नियंत्रण में लाए और शायद 1-1.5 करोड़ रुपया पार्लियामेंट का बचाया। अब हमने फूलों को किसान रेल से भेजने का काम शुरू किया। पीछे 9 मार्च को लातूर और उस्मानाबाद से 650 किलो फूल पहली बार किसान रेल के माध्यम से कुर्दुवाड़ी स्टेशन से आदर्श नगर दिल्ली आए, और उसके कई सारे मेरे पास आर्टिकल्स भी हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो अब फूल अगर देश भर में आने लगेंगे, सस्ते भी हो जाएंगे और भारत के अच्छे फूल देश के कोने कोने तक लोग इस्तेमाल कर पाएंगे।
सर, मालगाड़ी के काम में एक अद्भुत इतिहास रचा गया है। कोविड की महामारी के पहले मालगाड़ियां लगभग 22-23, अधिक से अधिक 24 किलोमीटर एवरेज स्पीड पे सामान लेके जाती थी। यानी मुंबई पोर्ट पे किसने सामान डाला तो गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते 1 हफ्ता लगता था। 1 हफ्ता। हमने उस स्पीड को कोविड का लाभ लेते हुए कि कोविड के समय बाकी ट्रेन्स कम है तो बहुत प्लानिंग करके उसको स्पीड बढ़ाने के ऊपर एक एक पहलू पे ध्यान देके आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि आज जो फ्रेट की स्पीड है वो डबल हो गई है। लगभग 45 किलोमीटर्स पर आवर फ्रेट की स्पीड हो गई है। यानी गुवाहाटी अब 2.5 दिन में पहुंच जाता है सामान, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल मिलेगा, और ये आगे भी इसी रफ्तार पे चलेंगी। कोविड के बाद भी जैसे जैसे नई ट्रेन आ रही हैं, हम फ्रेट के अलग पाथ बना रहे हैं, और उस पाथ के हिसाब से अब फ्रेट ट्रेन्स डबल स्पीड पे सामान का आवागमन करेंगी, जिससे एमएसएमई सेक्टर हो, अलग अलग उद्योग के सेक्टर्स को कम खर्चे पे अपना सामान पहुंचाने को मिलेगा। देश कंपेटिटिव होगा। देश कंपेटिटिव होगा तो नया निवेश आएगा, नई नौकरियां मिलेंगी लोगों को। उल्टे पहले एक जमाना था कि किसी को कुछ काम फ्रेट भेजना है, सामान भेजना है, तो उसको रेलवे के पीछे घूमना पड़ता था, भागा दौड़ी करनी पड़ती थी। कई बार हमें माननीय सांसदों के फोन आते थे कि हमारे इलाके में फ्रेट की शॉर्टेज है, ट्रेन्स की, कोयला के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री कहते थे कोयला पहुंचाओ। आज ये स्थिति है डबल होने से स्पीड कि आज इतनी कैपेसिटी हमारे पास उपलब्ध है कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है उद्योग के पास, हमें जाना पड़ रहा है राज्य सरकारों के पास। तो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट हर डिवीजन में रेलवे ने खोले हैं, जो आज कस्टमर इज किंग को सामने रखते हुए हम जाते हैं कस्टमर के पास, कोई फोन कर दे कि मेरे पास सामान है तो तुरंत हमारे अधिकारी दौड़ते हैं कि हम कैसे उस सामान को रेलवे से ट्रांसपोर्ट करें। और इसी के फलस्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदों को और पूरे देश को भी मैं अवगत कराना चाहूंगा, सितंबर से लेके फरवरी तक हर महीने, गौर करिए, सितंबर से फरवरी तक हर महीने 6 महीने हो चुके हैं, जितनी फ्रेट लोडिंग भारतीय रेल में हुई है, और कोविड की महामारी खत्म नहीं हुई है, उसके बावजूद जो फ्रेट लोडिंग इन 6 महीने में हर महीने हुई है वो भारतीय रेल के इतिहास में सबसे अधिक है। हाईएस्ट फ्रेट लोडिंग इन 6 महीने में। और इसमें हमने फ्रेट डिस्काउंट्स भी दिए, अट्रैक्ट किया नया ट्रैफिक, और पिछले महीने जनवरी में तो 119.80 119.8 मिलियन मैट्रिक टन भारत के रेलवे के इतिहास में सबसे अधिक एक महीने में लोडिंग पिछले महीने 2 महीने पहले जनवरी में की गई। और इस सब का लाभ देश को आगे कई वर्षों तक मिलते रहेगा। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगा, इससे हमारी कंपेटिटिवनेस, हमारे एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट को बल मिलेगा, और आगे चल के ये देश सही माने में एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बन पाएगी। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सांसदों ने शायद टीवी पे या ट्विटर पे या सोशल मीडिया में देखा होगा, अब हम फ्रेट ट्रेन एक के बाद एक नहीं चलाते सर, कई बार तो 5-5 ट्रेन एक साथ जोड़ के चलाते हैं, जिनको हम एनाकोंडा ट्रेन बोलते हैं। वो नाम पता नहीं कहाँ से आया, किसने तय किया, मुझे तो पता नहीं, कोई अधिकारी या कोई नए यंग ऑफिसर के माइंड में आया, उसने एनाकोंडा बोल दिया। और आज कई बार 3 ट्रेनें, 4-5 ट्रेनें एक साथ जोड़ के हम चलाते हैं, जिससे फ्रेट भी जल्दी पहुंचता है, इससे स्पीड ज़्यादा हो जाती है। 5 इंजन चलती है, किधर स्टॉप नहीं करती है, और तेज रफ्तार से अपने गंतव्य स्थान तक सामान को ले जाती है। आज के दिन नई नई चीज़ों को भी रेलवे ने सेवा देने का काम शुरू किया है,
ऑटोमोबाइल्स हो, सीमेंट हो, अलग अलग चीज़ें अभी रेलवे के थ्रू जानी शुरू हो गई हैं। और मेरा विश्वास है कि जो फ्रेट अगर रेलवे से बढ़ता है, देश और कंपेटिटिव होता है, देश में और निवेश आता है, उसका लाभ मैं समझता हूँ पूरे देश में हर एक सांसद के क्षेत्र में मिल पाएगा। ये मेरा अटूट विश्वास है। मैंने डीएफसी के बारे में जिक्र किया था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वास्तव में अच्छी कल्पना थी, पर बड़े धीरे गति से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उसको निवेश भी दिया गया, गति सुधारी गई, यहां तक कि उन्होंने मुझे आदेश दिया कि देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसको हर हफ्ते मॉनिटर करना चाहिए। तो मैं स्वयं अपने लेवल पे हर हफ्ते डीएफसी को मॉनिटर करता हूं और मुझे विश्वास है, जैसा मैंने कहा, अभी तक करीब 650 किलोमीटर शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 दिसंबर 2020 और 7 जनवरी 21 को दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स में एक एक सेक्शन को देश को समर्पित किया था। मार्च अप्रैल तक 450 किलोमीटर और पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और अगले वर्ष तक हम दोनों को पूरा इंप्लीमेंट करने में सफल होंगे। 3 और डीएफसी कॉरिडोर, जैसे मैंने बताया, तीनों का काम, डीपीआर का काम शुरू हो गया। वह वास्तव में ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी पश्चिम बंगाल जाते हैं, जो दानकुनी तक जाएगा। 2 और फ्रेट कॉरिडोर्स, एक ईस्ट कोस्ट डीएफसी जो खड़गपुर तक जाएगा और एक ईस्ट वेस्ट डीएफसी जो खड़गपुर होते हुए दानकुनी तक जाएगा। तो एक तरीके से हम एक पूरी जाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे एक जाल बन जाए डीएफसी की और देश के कोने कोने तक सुविधा पहुंचे। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य आज हमारे बीच नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि इससे पश्चिम बंगाल के आने वाले भविष्य में वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी और बल मिलेगा और ज़्यादा तेज गति से वहाँ पे उद्योग आएगा, विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसदों ने अलग अलग विषय उठाए। मैंने कहा मैं जवाब जरूर हर एक का यहाँ पे रेडी रख के लाया हूँ, दे सकता हूँ इंडिविजुअली। तो मुझे विश्वास है माननीय सांसद कुछ जानकारियां अगर मैं दूं तो खुश होंगे। केरल के हमारे माननीय मोहम्मद बशीर साहब ने कुछ विषय उठाए। अब आपको जान के खुशी होगी, केरल में 2009 से 24 के बीच जो पैसा निवेश होता था वो लगभग 2.5 गुना कर दिया गया है 2021-22 के बजट में, 2.5 गुना। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और वो भी मैं मेरे साथ लेके आया हूं, कि केरल में एक भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि जमीन ही नहीं उपलब्ध होती है। एक सरकार आए या दूसरी आए, दोनों डिमांड करते हैं कि नई लाइन शुरू हो, नई लाइन स्वीकृत हो। क्या हम भी पूर्व के रेल मंत्रियों की तरह सिर्फ घोषणाएं करें? फायदा क्या? अगर एक भी प्रोजेक्ट में लैंड ना मिलने के कारण मैं काम नहीं कर पाऊं, और मेरे पास, शशि थरूर जी आप गौर करिए इस पे, मेरे पास हर प्रोजेक्ट का डिटेल्स है, 9 प्रोजेक्ट्स का 458 किलोमीटर पे काम होना है, 458। आप हैरान होंगे सुन के, सिर्फ 8 किलोमीटर खत्म हो चुका है, ओनली 8 किलोमीटर। अब ऐसे में क्या बताया जाए, तेज गति से क्यों नहीं काम हो पाता। लेकिन उसी के सामने आप मध्य प्रदेश का दृश्य देखिए। मध्य प्रदेश में जो 2009 से 14 के बीच निवेश होता था, उसके निस्बत आपको जान के हैरानी होगी, 12 गुना, 12 टाइम्स निवेश दिया गया इस बजट में। यानी 21-22 में 7,700 करोड़ मध्य प्रदेश से गुजरने वाली लाइनों के ऊपर निवेश होगा। वो क्यों संभव है? क्योंकि वहां जब हम फोन करते हैं तो तुरंत कार्रवाई करके जमीन उपलब्ध कराई जाती है, उसके ऊपर हम रेल लाइनें लगा सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की शेयरिंग फॉर्मूला के काम है, उसमें उनका पैसा आ जाता है। आखिर आंध्र प्रदेश के भी मेरे साथी ने
श्री मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी गारू और श्री श्री कृष्ण देवरायालू लावू गारू ने मेरी तारीफ भी की, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपसे अनुरोध भी करता हूं कि आंध्र प्रदेश में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स बढ़े, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग लगेगा, जमीन लगेगी। जो आपका शेयर है जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स में, वो शेयर आप उपलब्ध कराइए। आज के दिन सर लगभग 1200 करोड़ रुपए आना बाकी है आंध्र प्रदेश से, मुझे वो दिलवा दीजिए और तेज गति से काम शुरू हो जाएगा वहां पे। मैं आता हूं उस पर। तो हर प्रदेश का, तमिलनाडु ले लीजिए, तमिलनाडु में जो 2009 से 14 के बीच जो निवेश होता था, उसको अभी लगभग 3.5 गुना 21-22 के बजट में किया गया, 3.5 गुना। आसाम में जो 2009 से 14 के बीच होता था, उसको भी 3.25 गुना बढ़ा दिया गया 21-22 में। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड के माननीय सांसद कल नहीं बोले, लेकिन उत्तराखंड में जो 2009 से 14 के बीच पैसा दिया जाता था, उसको बढ़ा के, हैरान हो जाएंगे आप सुन के, 23 गुना कर दिया, 23 टाइम्स। और कोशिश हो रही है कि उत्तराखंड के सब प्रोजेक्ट्स में तेज गति से और 4 धाम की यात्रा तक, आगे जो कल्पना है कि 4 धाम की यात्रा भी रेलवे के सुगम सफर से हो सके, उसके तरफ हम तेज गति से आगे काम करना चाहते हैं। ऋषिकेश करण प्रयाग की जो नई लाइन है 125 किलोमीटर की, उसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया और इस बजट में 4200 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को दिए गए। एक बार करण प्रयाग पहुंच जाए, उसके बाद 4 धाम की यात्रा की लाइनों के ऊपर भी आगे चल के काम शुरू हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में भी हम जितना निवेश चाहिए उतना देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की गाथा तो मैं सुनाऊं तो शायद मुझे अध्यक्ष जी कल सुबह तक भाषण देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में हर प्रोजेक्ट में लाल अंक लगे हुए हैं, हर प्रोजेक्ट में, कोई प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन नहीं। देश का सबसे पुराना प्रोजेक्ट जो चल रहा है 1974-75 में एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, हावड़ा आमटा बरगछिया चंपादगना तारकेश्वर अमटा बागनम, 74-75 में, इमरजेंसी के भी पहले ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। आज 45 साल बाद भी उस प्रोजेक्ट का कोई अता पता नहीं है। 110 किलोमीटर से मात्र 42 किलोमीटर हम कर पाए हैं, बाकी के लिए जमीन नहीं है। इनफैक्ट जमीन के लिए हमने पैसे दिए थे वर्षों पहले, पैसे देने के बावजूद जमीन नहीं मिली। अब हम पीछे पड़े हैं पैसे वापस लेने के लिए, वो भी नहीं मिल रहे। और ये हर प्रोजेक्ट की एक कहानी है। अच्छा, मजेदार बात, जब मैं तैयारी कर रहा था आज के लिए, तो मैंने देखा 2009, 10, 10, 11, 11, 12 में इतने सारे प्रोजेक्ट अनाउंस हुए। मैं तो मुंबई से आता हूं, मैंने तो कोई मुंबई के सब प्रोजेक्ट नहीं अनाउंस किए, हमने तो पूरी देश की चिंता की। लेकिन 2009, 10, 10, 11 में इतने सारे नए लाइन के 7 प्रोजेक्ट, गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट उस समय में अनाउंस नहीं किए, लेकिन डबलिंग के लगभग 8-10 प्रोजेक्ट डबलिंग के सब अनाउंस किए गए, लेकिन उसके लिए हमारे को सहयोग नहीं। डबलिंग में जहां रेलवे के पास जमीन है वो तो हम तेज गति से कर रहे हैं, बाकी ट्रेन जगहों पे काम नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूं अगर हम सब माननीय सांसद इस बात को समझ लें कि अगर राज्य सरकार सपोर्ट करे, जमीन समय पे मिल जाए, तो जैसे बड़ौदा से केवड़िया, आखिर हमने अभी एक प्रोजेक्ट लगाया सर, बड़ौदा से केवड़िया कनेक्ट किया, जिससे आज देश के हर कोने से लोग सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जा सकते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छा, बहुत सारी सुविधाएं बनाई गई हैं। अब वो प्रोजेक्ट
इतनी तेज गति से हुआ, स्टार्ट टू फिनिश 2-2.25 साल में पूरा प्रोजेक्ट लग गया, स्टार्ट टू फिनिश। यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल, डिजाइनिंग, सर्वे, लैंड लेना और इंप्लीमेंट करना, सब स्टेशन बनाना, सब इतनी तेज गति से हो पाया कि राज्य सरकार ने सपोर्ट किया, जमीन दिलाई, ओवरहेड वायर्स हटाई, जहां पे कुछ हमें जरूरत पड़ी, मदद पड़ी, तुरंत मदद करने आते थे। मैं समझता हूं कि अगर हम ये फासला राज्य सरकार और रेलवे का हम इसको ब्रिज कर सकें तो तेज गति से रेलवे काम कर सकती है और देश के कोने कोने को जोड़ सकती है। माननीय फारूक साहब ने मुझे जिक्र किया था कि श्रीनगर की जो ट्रेन है उसको बढ़ाया जाए, वो मैंने आदेश दे दिया फारूक साहब, उस ट्रेन को जल्दी बढ़ाया जाएगा। माननीय हसनैन मसूदी साहब ने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर को निवेश पर्याप्त नहीं मिलता है। मैं तो हैरान हूँ साहब ये बात सुन के कि जम्मू कश्मीर का जो प्रोजेक्ट है उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये जो पूरा लाइन थी इस पे, और ये बड़ी चैलेंजिंग लाइन थी, इस पे जितना तेज गति से काम गत वर्षों में हुआ है वो देखने लायक है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आके चेनाब ब्रिज का प्रोजेक्ट पे काम देखिए। ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड लेवल, यानी आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा। इसमें जो काम चल रहा है वो वास्तव में देखने लायक है, और इस काम को, इस लाइन को लगाने के लिए 200 किलोमीटर तो स्पेशल रोड बनानी पड़ी, वो इतना इनएक्सेसिबल और मुश्किल टेरेन था। कई सारे PIL हुए, कई सारे समय तक प्रोजेक्ट लंबित रहा क्योंकि कोर्ट का स्टे था। उस सब को पार करते हुए अब उस प्रोजेक्ट में तेज गति से काम चल रहा है, और मेरी उम्मीद है और इस बार भी उसके लिए पूरा निवेश किया गया है, जितना पैसा चाहिए और लगेगा और मिल जाएगा। लेकिन हमारी इच्छा है कि 2022 एंड या मार्च 23 तक, थोड़ी ये टेरेन यहाँ की बड़ी अनसर्टन है, द हिमालय की जो टेरेन है काफ़ी अनसर्टन टेरेन होने के कारण थोड़ा बहुत सडन सरप्राइजेस आ जाते हैं, लेकिन अगले 2-2.5 वर्षों में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कश्मीर से कन्याकुमारी अब पूरा एक कड़ी में जुड़ जाएगा, ये बताते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। वैसे हाँ जी, आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि जो रेल आज चल रही है बानीहाल से बारामूला तक, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए मेहरबानी करके। बढ़ाने के लिए, और आपको ये भी जान के खुशी होगी एक विस्टाडोम भी वहां पहुंच गया है, उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। विस्टाडोम यानी कांच, चारों तरफ कांच, जिससे सफर के समय आप पूरी वादियां देख सको, बर्फ का स्वाद ले सको, वो भी पहुंच गया है। उसका अप्रूवल्स चल रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए सफल हो जाएगा तो उसको और बढ़ाएंगे वहाँ पे। और ऐसे ही आज देश में 35 विस्टाडोम अलग अलग रूट्स पे पर्यटन के लिए चल रहे हैं। आगे चल के हम 100 और विस्टाडोम बनाने जा रहे हैं पर्यटन को बल देने के लिए। माननीय बिहार के कई सांसदों ने, रामकृपाल जी ने तो शुरू ही किया था, रामकृपाल यादव जी बोले, दिलेश्वर कमेत जी बोले, सुशील कुमार सिंह जी बोले, श्रीमती वीणा देवी जी बोली, जनार्दन सिंह जी बोले, प्रदीप कुमार, बहन रमा देवी जी, बहन कविता सिंह जी, सब ने कई सारे विषय रखे, सबका जवाब उपलब्ध है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि इस वर्ष 5,000 से अधिक करोड़ रुपए निवेश बिहार को मिला है, जो लगभग 4.5 गुना है पहले के निस्बत, 4.5 गुना। उत्तर प्रदेश के भी कई माननीय सांसदों ने कई सारे विषय रखे थे, माननीय लालू सिंह जी, माननीय शफीकुर रहमान बर्क जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी, श्री श्रोमानी राम वर्मा जी,
श्याम सिंह यादव जी, अनुराग शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने ही चुन के वहां भेजा है। और वहां का बजट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सुन के आश्चर्य होगा। जो 9 और 14 के बीच प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश से होती हुई रेल व्यवस्थाओं में निवेश होता था, उसको 11 गुना कर दिया गया, 11 टाइम्स, यानी 1045% वृद्धि की गई। तो आप कल्पना करिए कैसे जहां पे हमें सपोर्ट मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट सामने से आके सपोर्ट करे, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आरओबीज की कई माननीय सदस्यों ने बात रखी, हमारे पंजाब के भी माननीय सदस्यों ने इस विषय को उठाया था। माननीय जसबीर सिंह गिल जी ने, डॉक्टर अमर सिंह ने, श्री गुरजीत सिंह औजला ने। आरओबीज आज लगभग 20,000 बैंड लेवल क्रॉसिंग्स है, तो स्वाभाविक रूप से उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। जहां जहां पे स्टेट गवर्नमेंट सामने आती है, 50% शेयर करती है, तो हम आरओबी बनाते हैं। जहां आरयूबी की संभावना हो, जहां आरयूबी जरूरत हो, वो रेलवे बनाती है। और आपने जो जो विषय रखे उसको मैं गंभीरता से विचार करूंगा और जहां जहां संभव हो उसको आगे एक्सेप्ट करूंगा। Coming to that, माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 विशेष ब्रिजेस का मैं जरूर उल्लेख करूंगा। मैंने चेनाब ब्रिज के बारे में तो बताया। एक पंबन ब्रिज है तमिलनाडु में, ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज अगले इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर 21 तक बनेगा। ये राम सेतु को कनेक्ट करेगा। ये पंबन ब्रिज जिस वर्ष में मैं पैदा हुआ था, उस वर्ष में ये पंबन ब्रिज और इसके आगे की लाइन के ऊपर समस्या शुरू हुई थी, आगे की लाइन बंद कर दी गई। पंबन ब्रिज कई वर्षों से बहुत धीमी धीमी गति से ट्रेन ले पाता था, उसको हमने डिसमेंटल करके अब पूरा फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज भारत का बनाने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं असम में बोगीबिल ब्रिज, ब्रह्मपुत्र के ऊपर रेल कम रोड ब्रिज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में ही उसका उद्घाटन किया था, जिससे एक प्रकार से अरुणाचल और असम दोनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सौगात लोगों को मिली। आप सब जानते हैं बिहार में कोसी का ब्रिज अटल जी के समय से लंबित था, जिसको हमने पूरा किया और अब उस रूट पे भी गाड़ियां चलनी शुरू होंगी। अध्यक्ष जी, ब्रिज की सुरक्षा की बड़ी चिंता रहती थी। हमने अभी तक 815 ब्रिजेस या आरओबीज या एफओबीज जो जरा चिंताजनक थे, उसका आईआईटी या एनआईटीज के माध्यम से पूरा ऑडिट कराया और पारदर्शिता इस हद तक ले गए कि अब हर प्रमुख ब्रिज या आरओबी का पूरी डिटेल्स या तो ब्रिज के नजदीक या नजदीक के रेलवे स्टेशन पे हमने एक बोर्ड लगा दिया, तो सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है कि मैं जिस ब्रिज पे जाता हूं या जो मेरे आसपास ब्रिज है उसका लास्ट ऑडिट कब हुआ, लास्ट रिपेयर कब हुआ, सेफ है नहीं है, क्या है। पारदर्शिता से सामान्य व्यक्ति को उसकी जानकारी मिली, उसको हमने सुनिश्चित किया है और हर संभव कोशिश चालू है कैसे हम रेलवे को, यात्रा को, यात्रियों के लिए भी और उद्योग के लिए सुगम करें और अच्छा बनाएं। 2 वंदे भारत शुरू हो गई हैं, एक बनारस जाती है दिल्ली से, एक वैष्णो देवी जाती है। दोनों बहुत ही प्रमुख स्थल है। आप एक जगह जाके माता वैष्णो देवी के दर्शन करिए, एक वंदे भारत से जाइए काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करिए। और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ का जो एक रिहैबिलिटेशन, एक नया प्रयोग चल रहा है, जो योजनागत तरीके से काशी विश्वनाथ का एक प्रकार से पुनर्गठन चल रहा है, वो तो इतना लाजवाब काम हो रहा है कि मैं समझता हूं हर एक माननीय सांसद चाहेगा कि काशी विश्वनाथ में जाके दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें
और वो यात्रा आप जरूर वंदे भारत से करना। हमने 44 और वंदे भारत का काम शुरू कर दिया है, उसकी बोगी का ऑर्डर दे दिया है। आपको शायद याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक समय आएगा जब छोटी मोटी सुविधाएं नहीं, हर माननीय सांसद चाहेगा कि वंदे भारत मेरे एरिया में आए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 44 वंदे भारत पे हम काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे और उसके रूट्स ऐसे डिजाइन करेंगे कि देश के कोने कोने तक छुए भारत में बनी हुई वंदे भारत, भारत के इंजीनियर्स और कामगारों ने बनाई हुई वंदे भारत, हमारी भारत की फैक्ट्रियों में बनी हुई वंदे भारत देश में क्रांति लाएगी, सुगम यात्रा देगी सभी यात्रियों को। ये हमारी कोशिश है। आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि जो पिछली बार हमारी डिमांड फॉर ग्रांट्स 18 में चर्चा हुई थी, उसके बाद की अचीवमेंट है। सभी माननीय सांसद जानते हैं अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स कितनी हानिकारक थी, सबको चिंता रहती थी। रेलवे ने ठान लिया कि हम पूरी ब्रॉडगेज सिस्टम जो मेन नेटवर्क है इसको अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग से पूरी तरीके से मुक्त कर देंगे। और आपको जान के खुशी होगी कि 2019 जनवरी 2019 आज से 2 साल पहले भारतीय रेल में ब्रॉडगेज में पूरी तरीके से अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को हमने दफना दिया, खत्म कर दिया। कोई अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग ब्रॉडगेज में। और सर कहाँ 700-800 यूएमएलसी कन्वर्ट होते थे। रेलवे की व्यवस्था में एक बार ठान ले कुछ काम करने को, कुछ भी कर सकती है। अप्रैल 18 से जनवरी 19 यानी मात्र 10 महीने में 3,479 लगभग 3,500 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को 10 महीने में खत्म कर दिया गया। या तो मैन लेवल क्रॉसिंग बना दिया या उधर आरओबी आरयूबी का काम बनाया गया। तो ये सेफ्टी के लिए एक लगातार कोशिश में हम लगे हैं। सफाई, एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के काम का बीड़ा उठाया, और वास्तव में मैं समझता हूं अगर 2014 15 अगस्त 2014 को ये काम हाथ में देश ने नहीं लिया होता स्वच्छता का, तो शायद कोविड की महामारी हम इतना रोक नहीं पाते। ये स्वच्छता के कारण, हाइजीन के कारण कोविड में भी हम सफलतापूर्वक कोविड को हम संभाल पाए, देश को संभाल पाए। स्वच्छता में आज हर ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाए जिससे मल ट्रैक के ऊपर नहीं गिरता है। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद हैरान हो गया जब मैंने रिपोर्ट देखी, एक रिपोर्ट बनाई गई इसके ऊपर 4,000 टन मल रोज रेलवे ट्रैक पे गिरता था, रोज। और आज आप सोचिए, कभी कभी हमें ध्यान नहीं आता है, पर आपको स्मेल नहीं आएगी कभी रेलवे स्टेशन पे, आपको ट्रेन में स्मेल नहीं आएगी। आप ट्रैक्स देखिए कितने साफ हैं, किधर कोई कॉलोनी हो, कोई लोग रहते हो, उसके आसपास कोई कचरा डाल दे रेलवे ट्रैक पे, उसको भी हम कोशिश करते हैं सफाई करने की। लेकिन पूरे रेलवे सिस्टम को स्वच्छ बनाना, साफ सुथरा रखना, इसके लिए दिनों रात रेलवे ने काम किया। एक और समस्या जो कई माननीय सांसद रेज करते थे, वेट लिस्ट की। अब वेट लिस्ट कोई हर ट्रेन में नहीं होती थी, कुछ रूट्स पे साधारणतः हर बार वेट लिस्ट होती थी, पर हम डंडे बड़े खाते थे इस वेट लिस्ट के पीछे। तो हमने इसको भी एक रास्ता निकाला है। जिस रूट पे हम देखते हैं वेट लिस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो जो अभी गाड़ी चल रही है उसी के पीछे एक स्पेशल ट्रेन चला देते हैं, या उसके आगे या उसके पीछे। इसको क्लोन ट्रेन बोलते हैं। तो अगर समझो मुंबई से गोरखपुर बहुत डिमांड है, लगातार वेट लिस्ट है, तो जो अभी की ट्रेन है उसके 10 मिनट के आगे पीछे हम एक और ट्रेन चला देते हैं। स्टॉपेजेस कम रखते हैं, क्यों? अधिकांश लोगों को तो गोरखपुर ही जाना है या उसके आसपास जाना है। कम स्टॉपेज से स्पीड बढ़ जाती है, जल्दी से लोग पहुंच जाते हैं,
और आपको जान के खुशी होगी कि साधारणतः वेटलिस्ट के साथ थोड़ा कोविड का भी उसमें वजह है, पर जहाँ जहाँ वेटलिस्ट देखते हैं हम एक क्लोन ट्रेन शुरू कर देते हैं और उससे कोशिश कर रहे हैं कि वेटलिस्ट नियंत्रण में रहे। जीरो तो कभी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। एक अच्छी व्यवस्था के लिए जीरो हो जाएगी तो मेरे लिए लॉस है, यानी खाली सीटें जा रही हैं। तो जहाँ जहाँ वेटलिस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्लोन ट्रेन देके हम उसको वेटलिस्ट को भी फ्री करते हैं। और आपको जान के वास्तव में आश्चर्य होगा, अभी तक ऐसे 30 ट्रेनें क्लोन ट्रेन हम चला रहे हैं और उसका बहुत अच्छा अनुभव रेलवे को आया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में, हाई स्पीड ट्रेन का कई माननीय सांसदों ने विषय उठाया, लेकिन जो पहली शुरू किया है वही थोड़ी स्टेट सपोर्ट ना मिलने के कारण, और मैंने कई बार इस सदन में भी कहा है कि महाराष्ट्र अगर थोड़ा सहयोग कर दे और जमीन उपलब्ध करा दे, टर्मिनल के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जगह दे दे, तो एक विश्व स्तरीय जापानीज टेक्नोलॉजी की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भारत में आएगी, देश का शान बनेगी। उससे सीख के हम देश के कोने कोने में हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क बना पाएंगे। आज गुजरात में लगभग 95% जमीन अधिग्रहण हो गया, दमन दीव में भी हो गया, महाराष्ट्र में 24% ही जमीन मिली और स्टार्टिंग पॉइंट की जगह नहीं मिल पा रही है। मैं सभी माननीय सांसदों से दरख्वास्त करूंगा, हमने भी अपने लेवल पे, हर गवर्नमेंट के लेवल पे इसकी चर्चा की है। अगर हमें वो जमीन जल्दी मिल जाए और टर्मिनल फैसिलिटी मिल जाए तो इस प्रोजेक्ट को हम महाराष्ट्र में भी गति दे सकेंगे। फिलहाल जो गुजरात का सेक्शन है, हमने, और बहुत खुशी से नहीं, दुख से उस सेक्शन का काम शुरू कर दिया है। कोई ये आलोचना नहीं करे कि हमने गुजरात होने के कारण किया, जमीन उपलब्ध होने के कारण किया। और महाराष्ट्र जमीन उपलब्ध करा दे तो जल्द से जल्द वहां भी शुरू कर सकेंगे काम। और सभी माननीय सांसद जानेंगे कि जहां पे सपोर्ट मिलेगा वहीं तो नई ट्रेनें लगा पाएंगे, नई ट्रैक लगा पाएंगे। एक माननीय सांसद ने प्रश्नकाल में पूछा नागपुर मुंबई हाई स्पीड ट्रेन, अब मैं मुंबई बड़ौदा, मुंबई अहमदाबाद ही नहीं ले जा पा रहा हूं, तो नागपुर मुंबई में जमीन कहां से मिलेगी। फिर भी हमने ऐसे अलग अलग रूट्स आइडेंटिफाई किए देश भर में, उसके डीपीआर बन रहे और उसको फिर हम निजी इन्वेस्टमेंट के साथ, निवेश के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जिसमें राज्य सरकार जमीन दे, रेलवे पूरा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे और निजी निवेश आके देश भर में जहाँ जहाँ डिमांड है, जैसे एक डिमांड आई है दिल्ली से बनारस के लिए, एक हाई स्पीड ट्रेन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कुछ बना है क्या, उसके साथ साथ चला दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो जमीन और राइट ऑफ वे हमें दिलाएंगे, तो हम उसके पीछे लगे हैं, उसका डीपीआर बनाने में। ऐसे 7-8 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। सभी से अनुरोध है कि हमें सहयोग राज्य सरकारें दें। गांधीनगर पे एक स्टेशन रीडेवलपमेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन, उसके ऊपर एक होटल जो महात्मा मंदिर को सर्व कर सके, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्जीबिशंस और कन्वेंशंस होते हैं। मैं समझता हूँ उसका काम पूरा हो गया। अगले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम उसको भी देश को समर्पित कर पाएंगे। भोपाल में हबीबगंज पे भी नया स्टेशन का काम लगभग पूरा होने आया है। अयोध्या, गोमती नगर, ऐसे देश भर में कई जगह काम चल रहा है और आगे हम उसको और तेज गति से स्टेशन रीडेवलपमेंट पे बल देने वाले हैं। ये मैं आप सबको आश्वस्त कराना चाहता हूँ। आप सबको जान के खुशी होगी कि लगभग 6000, कल्पना करिए 6000 स्टेशनों पे वाईफाई की सुविधा आज देश में उपलब्ध है। क्या किसी ने कभी कल्पना की थी? 6000 स्टेशनों पे। बाकी तो हॉल्ट स्टेशन रह गए। हॉल्ट स्टेशन में तो व्यवस्था रखना कोई है ही नहीं, ट्रेन भी ज्यादा नहीं। 5961 टू बी प्रिसाइज स्टेशनों पे आज वाईफाई की सुविधा है, उसको मॉनिटर किया जाता है। पहला आधा घंटा उसमें मुफ्त है। और मैं एक बार रायपुर गया था, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय दीपक बायज साहब और अरुण साहू जी ने भी भाग लिया। मैं
आपको बताना चाहूँगा, मैं रायपुर गया और बाई चांस एक आदत के कारण रात को चला गया स्टेशन इंस्पेक्ट करने। मैं तो हैरान हो गया, 500-600 बच्चे स्टेशन पे पढ़ाई कर रहे थे। जाके बातचीत की तो बोला यहाँ वाईफाई बहुत तेज है, बहुत हाई स्पीड वाईफाई है, इससे हम यहाँ की तरह तैयारी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक जनता से जुड़ी हुई चीज़ें जनता को लाभ देती हैं, उसके पीछे हमने काम किया है। माननीय जसबीर सिंह गिल जी ने और अमर सिंह जी और गुरजीत सिंह जी ने 550वीं जन्म जयंती गुरु नानक देव जी की बारे में जिक्र किया था। सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन, उसको हमने अपग्रेड किया है। पर अगर आपको अभी भी कुछ और उसमें सजेस्ट करना हो तो मेरे द्वार 24 घंटे खुले हैं। हम चाहते हैं पंजाब में भी थोड़ा और समर्थन मिल जाए, थोड़ी हमें नए रूट्स के लिए ज़मीन मिल जाए, थोड़ा सहयोग और हो तो हम और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पंजाब में करेंगे। जैसे अमृतसर स्टेशन तो RFP अभी निकलने ही वाला है। बजट एलोकेशन अगर हम पंजाब का देखें, और ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि किसी को कोई गलत फहमी नहीं हो कि किसकी सरकार किस राज्य में काम करती है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी कभी भेदभाव करते हैं। जिस दिन मैं मंत्री बना उस दिन प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि अब चुनाव खत्म, और उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से भी कही है। अब ये सरकार देश के 135 करोड़ लोगों की सरकार, ये सरकार हर व्यक्ति की चिंता करेगी, हर राज्य की चिंता करेगी। और गिल साहब, पंजाब में 2009 से 14 के बीच सालाना 225 करोड़ रुपए के निवेश होता था अलग अलग रेलवे के प्रोजेक्ट्स में। 225 करोड़। आपको जान के खुशी होगी 2021-22 के बजट में सिर्फ और सिर्फ 2262 करोड़ रुपए, 10 गुना निवेश हम पंजाब में करने जा रहे हैं। और यह स्थिति हर प्रदेश की है। छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा ऐसा ही है। और मेरा मानना है कि यह सरकार 24 घंटे जिस प्रदेश ने हमें सहयोग दिया उसके लिए तत्पर रहेगी। मेरे पास छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े में इसलिए लाया क्योंकि आप बहुत उत्तेजित हो रहे थे कि छत्तीसगढ़ में काम नहीं हो रहा है। बहन तो लगभग जवाब देना चाह रही थी, तो मैंने उनको रोका। मैंने कहा चलो रेल मंत्री को जवाब देने दो इस विषय का। पर आपको जान के खुशी होगी कि 9 से 14 के बीच छत्तीसगढ़ में 311 करोड़ रुपए सालाना निवेश होता था, छत्तीसगढ़ और उससे गुजरते हुए प्रोजेक्ट्स में 311 करोड़। अंदाजा लगाइए 2021-22 के प्रोजेक्ट में। और छत्तीसगढ़ में हमारी राज्य सरकार नहीं है, पंजाब में हमारी राज्य सरकार नहीं है। पंजाब में तो हमारे किसान भाई बहनों को भ्रमित कर दिया है हमारे खिलाफ, और एकदम बेबुनियाद गलत फहमियों के आधार पे किसानों को भ्रमित करने का काम किया गया। फिर भी हमने कभी भेदभाव नहीं की। छत्तीसगढ़ में 311 करोड़ कहाँ निवेश होता था 9 से 14, इस वर्ष 3650 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 12 गुना निवेश होने जा रहे हैं। एक आपको जानकारी देके मुझे बड़ा आनंद आता है। 2014 के पहले इस पूरे देश में भारतीय रेल में मात्र 2467 लगभग 2500 LHB रेक्स थे। LHB यानी एक स्विस और जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाई हुई डिजाइन है जो भारत में लगभग 50 वर्ष पहले आई थी। 50 वर्ष पहले ये डिजाइन बना था LHB। अब ये LHB की कोचेस भारतीय रेल कई वर्षों से बना सकती थी, लेकिन सिर्फ 2500 LHB कोचेस थी। ये ज्यादा सुरक्षा देती हैं। आपने कभी भी ट्रेन में देखा होगा, एक आपको दिखेंगे पुरानी ICF डिजाइन,
इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो ब्रिटिश छोड़ गए हमारे पास, और एक ये जर्मन स्विस डिजाइन है LHB। अब तो वंदे भारत भारत का डिजाइन है, वो तो अब आगे बढ़ेगा तेज गति से, पर ये LHB हम बना सकते थे, बनाए नहीं। कहा 2500 थी 2014 में, आज के दिन 22,500 LHB कोचेस देश में सेवा दे रही हैं, 22,500। इससे सुरक्षा बढ़ी, सुविधा बढ़ी, अब जर्क्स नहीं आते हैं ट्रेन ट्रैवल में, स्मूथ हो गया ट्रेन ट्रैवल, स्पीड बढ़ी, मेंटेनेंस का टाइम कम हो गया, तो ज्यादा ट्रेनें चल पा रही हैं। और जनवरी 2018 से हमने वो पुराने डिजाइन की ICF कोचेस ही बनाना बंद कर दिया, पूरी तरीके से उसको इतिहास के पन्नों में डाल दिया। अब जो कोच बनती है LHB बनती है, जिससे आप सबका सफर भी सुगम हो और सुरक्षित सफर हो। इसी प्रकार से विद्युतीकरण को एक तेज गति देके देश में पर्यावरण भी सुधरे, खर्चा भी कम हो, डीजल पेट्रोल का खर्चा भी कम हो, डीजल का, साथ ही साथ स्पीड बढ़े, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज बचे, क्योंकि आयात करना पड़ता है क्रूड ऑयल को। इन सबको मतलब एक होलिस्टिक सोच, कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ पूरे भारतीय रेल को विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक करने का काम तेज गति से चल रहा है। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले दिनों में 2014 के पहले 650 किलोमीटर विद्युतीकरण सालाना होता था, 650 किलोमीटर। इस वर्ष 5,500 6,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण होने जा रहा है। पिछले वर्ष 4,000 कुछ किलोमीटर हुआ था, क्योंकि कोविड आ जाने के कारण अंत में हमें अप्रूवल नहीं मिला कई सारे प्रोजेक्ट्स का। लेकिन विद्युतीकरण पे जो निवेश है वो कैसे बढ़ाया? पहले 4 से 9 के बीच 350 करोड़ विद्युतीकरण पे खर्चा होता था हर वर्ष, 9 से 14 के बीच 900 करोड़, 14 से 19 के बीच 3,300 करोड़ प्रति वर्ष, और इस वर्ष के बजट में 7,500 विद्युतीकरण, यानी लगभग 10 गुना, 9 और 14 के निस्बत 9 गुना। अब इस स्पीड पे जब विद्युतीकरण होगा तो उसका लाभ तो हमारे देश को ही होगा ना, पर्यावरण को ही होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, सफर सुगम होगा। और मेरा मानना है कि ये सब चीजें आज देश की जनता देख रही है। देश की जनता देख रही है कैसे नई टेक्नोलॉजी आज हमारी सेवा में आ रही है रेलवे के माध्यम से, कैसे IRCTC वेबसाइट और सरल कर दिया गया, फ्रेट बुकिंग अब पूरा ऑनलाइन है। मैंने मजाक में उस दिन कहा कि अभी आपको किसको ट्रेन पे स्टेशन आना ही नहीं पड़ेगा पार्सल बुक करने या आपकी मालगाड़ी में सामान बुक करने। मेरे एक अधिकारी ने मुझे ठीक किया, बोला नहीं साहब, सामान देने तो आना पड़ेगा ना, तो मात्र सामान देने आना पड़ेगा, बाकी बुकिंग हो, पेमेंट हो, जानकारी हो, सब आपको ऑनलाइन मिल जाती है टेक्नोलॉजी के सहारे। और आज आपको जान के खुशी होगी, हर ट्रेन जो रेलवे में चलती है, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो चाहे फ्रेट ट्रेन हो, इस वक्त जैसे मैं यहां खड़ा बोल रहा हूं, इस वक्त वो ट्रेन कहां है वो आप देख सकते हो रेलवे के सिस्टम में, कि भाई आज इस वक्त कलकत्ता को जाने वाली राजधानी अगर ट्रैक पे है तो इस समय वो कहां है वो आप देख सकते हो। और पंक्चुअलिटी पे विशेष मॉनिटरिंग होती है। मेरे फोन में रोज सुबह हर मेल एक्सप्रेस ट्रेन का रिपोर्ट आता है, कितने समय पे शुरू हुई, कितने समय पे पहुंची, जो नहीं पहुंची उसका एक एक हर ट्रेन का कारण क्यों नहीं पहुंची। और ये फॉग को छोड़ दें, कुछ दिनों तक फॉग रही तो साधारणतः आज के दिन 95% ट्रेन आइदर बिफोर टाइम पहुंचती है या टाइम पे पहुंचती है। कुछ माननीय सांसद तो कंप्लेंट कर रहे थे कि बिफोर टाइम पहुंचती है तो नींद खराब कर देती है। मैं एक
स्वीकार करना चाहूंगा कि कैसे मैं भी एक गलत रास्ते पे चल रहा था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। जब मैं नया नया रेल मंत्री बना तो मैं बड़ा आकर्षित हुआ कि विदेश में, यूरोप में खासतौर पे सिग्नलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, उससे सुरक्षा बढ़ेगी और अच्छा हो जाएगा हमारा पूरा सिस्टम। भारतीय रेल तो अभी तक कई जगह पे बाबा आदम के जमाने का सिग्नलिंग सिस्टम यूज करती। मैं पूरा प्लान वगैरह बनाया कि यूरोपियन सिस्टम को भारत में लाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने हौसला बढ़ाया, आज रेलवे के इंजीनियर्स और हमारा निजी क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र की कंपनियां और रेलवे की आरडीएसओ और इंजीनियर्स मिलके एक भारत का अपना खुद का सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिससे भारत का सिस्टम भारत के रेल को आत्मनिर्भर बनाएगा और भारतीय रेल को सुरक्षित बनाएगा, और फिर हम पूरी दुनिया में जाके अपना रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम बेचने की क्षमता रखेंगे। वैसे तो कई सारे अवार्ड्स मिले, कई सारे और काम हुए। सोलर रेलवे स्टेशनों के ऊपर सोलराइज करना, हमने आज 1000 रेलवे स्टेशन के ऊपर सोलर एनर्जी लगा दी है। करीब करीब 400 रेलवे की बिल्डिंग्स पे सोलर एनर्जी लगा दी। ऐसे करते करते हमारा प्लान है 2030 तक, जो कई सारी जमीनें रेलवे के पास देश भर में पड़ी है, वैसे तो जमीन को सुरक्षित रखना भी बड़ा मुश्किल है, लोग उस पर एनक्रोचमेंट कर देते हैं, तो हमने एक प्लान बनाया, विद्युतीकरण तो 23 तक हो जाएगा, 2030 तक, और भारत विश्व का पहला इतना बड़ा रेलवे होगा जो 100% विद्युतीकरण कर लेगा। अमेरिका, चाइना किसने नहीं किया, भारत सबसे पहला होगा। ऐसे ही 2030 तक भारत विश्व का पहला रेलवे होगा जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा से अपना रेल व्यवस्था चलाएगा, 100%, जिसको कहते हैं नेट जीरो रेलवे। हमारी वजह से पर्यावरण को हम नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारा संकल्प है। थोड़ा बहुत मैंने जिक्र किया कि पहले के जमाने में रेलवे एक बड़े डिपार्टमेंटल काम में चलती थी, यानी एक आरओबी अगर स्वीकृत हुआ बजट में तो साल, 1.5 साल, 2 साल तक डिजाइन बन रहा है, आपस में कभी सिविल वालों ने कुछ डिजाइन बनाया, इलेक्ट्रिकल ने अपोज किया, इलेक्ट्रिकल ने परिवर्तन किया, तो सिग्नलिंग के पास प्रॉब्लम हो गई। ये पूरे समय एक इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स रेलवे में देखने को मिलती थी, और यह व्यवस्था 70 साल पुरानी थी। जो भारत का रेलवे है, जब पाकिस्तान से अलग हुआ तो 1951 में रेलवे बोर्ड बना और जोनल रेलवेज बने। आस्ते आस्ते कई सारे सर्विसेज आई, ट्रैफिक सर्विस, सिग्नलिंग सर्विस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। उसका लाभ हुआ रेलवे को, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, रेलवे की डेवलपमेंट की। लेकिन अब विश्व स्तरीय रेलवे अगर हमें बनाना है तो जरूरी था कि रेलवे को एकजुट होकर काम करना, एक साथ, एक सोच, एक रेलवे काम करे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि अब पूरे रेलवे बोर्ड का भी और पूरी रेल व्यवस्था का एक पूरा रिवैम्पिंग की एक्सरसाइज चल रही है, जिससे एक सर्विस होगी रेलवे में, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, IRMS, और पूरा रेलवे विभाग एक साथ सोचेगा, एक जैसा सोचेगा, एक ही दृष्टिकोण रखेगा, कैसे देश की सेवा करे, कैसे देश के यात्रियों की सेवा करे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि देश की विकास का इंजन बने भारतीय रेल, देश बने भारत के एक उज्जवल भविष्य का एक छोटा सिपाही, एक गिलहरी की तरह उसमें योगदान दे, उस कमिटमेंट को, उस काम को पूरा करने के लिए हम सब अति उत्साहित हैं, और उस उत्साह के साथ रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। ऐसे विश्वास के साथ आपके स्वयं के जो इश्यूज हैं, मेरे ऑफिस में आपको सभी का जवाब मिल जाएगा।
इससे मैंने बड़ी सोच के ऊपर अपनी बात को रखा। हर विषय के ऊपर जानकारी आपको मेरे ऑफिस से मिल जाएगी और यह पत्र से मैं आपको लिख दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।